कि कैसे रचे, इसका मतलब क्या रचे, इसका संदर्भ आपकी विचारधारा के साथ है। आपके बचपन से लेकर अब तक की जो ग्रोथ है, जो विकास है, जो स्मृतियां हैं, जो ज्ञान है, उसके जरिए आप एक विचारधारा का निर्माण करते हैं और ये तय करते हैं कि हम क्या रचें। किसी भी कला में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि आप तय करते हैं कि आप क्या रचें। ये पूरा समाज नहीं तय करता, उसमें समाज की चिंता आपको जरूर होगी, लेकिन आप तय करें कि हम क्या रचें और अपनी सीमाओं से आप रचते हैं। और दूसरा पक्ष जो है कैसे रचें, ये आपके कौशल से संबंध रखता है, ये स्किल से संबंध रखता है कि आप कैसे रचें। इन दोनों के अलावा मेरे ख्याल से तीसरी कोई चीज होती नहीं है जिससे कि एक रचनाकार बनता है। और इस चीज के बारे में बात करते हुए हम एक बात को समझ रहे, जो मैंने फ्रीडम टू क्रिएट के बारे में कहा कि रचने की आज़ादी, आपको कितनी आज़ादी आपको मिल रही है रचने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके पीछे खड़ा कह रहा है कि भाई आप ये रचिए, इस तरह से आप बनाइए। हो ही सकता है आज भी जैसे बाजार कह रहा है, और मॉडर्निटी के संदर्भ में आज ये भी कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक फिल्म में देख रहा था, उसमें चित्रकार के बारे में, चित्रकार का नाम नहीं लूंगा, उसके बारे में कहा कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। मैंने सवाल किया कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट ये किसने तय किया? वो कौन बेटा है उनका जो कह रहा कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट? इसलिए इन शब्दावलियों, इन डेफिनेशंस के ऊपर हमें शक करना चाहिए। और अतीत और परंपरा हमारी ऐसी चीज है जो जिस तरह से हमारे पास आई है उसको उसी तरह से लेने के बजाय हमें उस पर शक करना चाहिए, उस पर सवाल पूछना चाहिए। आज जब हम बात करेंगे तो 1 या 2 सदी ईसा पूर्व से लेकर आज की तारीख के पेंटिंग को मैं 10-12 स्लाइड्स के थ्रू पास करूंगा, और उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग फिर लेंगे कि क्या रचें और कैसे रचें। भारतीय कला के संदर्भ में ये 2 चैलेंजेस जो हैं, इसको हम लोगों ने कैसे समझा। भारतीय चित्रकला की जब भी बात होती है तो हम अजंता के बारे में बात करते हैं, तो हमें एक एक चित्र को एक्सप्लेन नहीं करना है। ये 2nd सेंचुरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अजंता के चित्र सामने बने, और उसके बाद कई सदियों के बाद उसका दूसरा जो फेज था अजंता का, वो बना। हम देख सकते हैं कि इन चित्रों में ये बौद्ध मठ थे जो बौद्ध गुरुओं ने अपने चित्रकारों द्वारा या वहाँ के जो भी मठ के लोग थे उन लोगों ने बनाया। और इसमें ये बहरूद का है जो 3वीं सदी का है, तो इस तरह से हम लोग 300 साल के चित्रकला को आगे बढ़ते हैं। ये विशेष रूप से ये चित्र जो है ये आपको जहाँ जहाँ पे बुद्ध के मठ बने या मंदिर बने या उपासना गृह बने, उसमें ये चित्र आपको दिखाई पड़ेगा, इसकी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। इसे हम जातक कथाएं कहते हैं। गौतम बुद्ध के पहले पूर्व जन्म में वो विभिन्न रूप में इस धरती पे पधारे थे, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। और एक रूप उनका था महाकपि, बंदर के रूप में वो आए थे, बंदरों के राजा थे। और एक जंगल में जहाँ बंदर रहते थे उसमें आग लग गई, तो उन्होंने, महाकपि ने इस नदी के इस पार से उस पार तक अपने छलांग लगाया और अपने शरीर के ऊपर से उन आतंक में जो डूबे हुए बंदर थे उसको इस पार से उस पार ले आए, और नीचे राजा के साथ, दूसरे राजा के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। ये एक कथा है, ये कथा है महाकपि की। इसका जो उपयोग उस समय रहा होगा कि जो लोग निरक्षर हैं, जो लोग आम लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, उन तक इस कथा को पहुंचाने के लिए मूर्ति बनी होगी। और विभिन्न भाषा के जो लोग थे, गुरु थे, वो इन चित्र को दिखा के इलस्ट्रेट करते होंगे। गौतम बुद्ध की जातक कथाएं इस तरह से थी। आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर बंदर छलांग लगा रहे हैं और एक नदी भी है और नीचे दोनों बैठे हुए। यही महाकपि की जो चित्र है ये हमें सांची में मिलता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि वो नदी बहुत स्पष्ट है। अब जिसको मैंने कहा था कि
क्या रचे और कैसे रचे, इसमें जो कैसे रचे, जहाँ कौशल का पक्ष है, ये अद्वितीय पक्ष है। कला का ये पक्ष है जो दुनिया के किसी भी कहीं पे भी जो कलाएं बनी, उसके कौशल का जो एस्पेक्ट था, उसमें इंडियन आर्टिस्ट या इंडियन आर्ट कहीं से भी कम नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो चित्रकार या वो मूर्तिकार जो बना रहा था खजुराहो, उसको खजुराहो बनाने की इच्छा थी, उसको कि जातक कथा बनाने की इच्छा थी। हम देखेंगे कि वो शायद दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर थे जिनको बताया गया कि ये आपको बनाना है। अगर खजुराहो में जाएंगे तो आपको लगेगा कि खजुराहो की मूर्तियां जो बनी हैं, जिन लोगों ने बनाई है, उनके जीवन में उन मूर्तियों की क्या कीमत है, क्या अहमियत है, क्या भूमिका है। लेकिन जब बनी है तो महत्व उस बात का है कि किसने बनाया। जो साम्राज्य है, जो राजा है, जो राज सत्ता है और धर्म सत्ता, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास से चित्रकार से कहा गया कि आप ये बनाइए, और चित्रकार ने अपने सर्वोत्तम कौशल से उस चीज को बनाया जिसको हम भारतीय कला कहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कलाकार वो होता है जो ये तय करता है कि हमें क्या बनाना है। वो किसी को पैसे के एवज में ही नहीं बनाता है। वो जो बनाते हैं वो आर्टिसन होते हैं, वो क्राफ्ट्समैन होते हैं। और जो चित्र बन रहा है वो जो कि कथा आश्रित है, तो मूल रूप में ये कवि महाकवि का जो चित्र है वो इलस्ट्रेशन है, वो चित्रण है, वो चित्र नहीं है। मेरे ख्याल से कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई कथा है कि अकबर गेंडे का शिकार करने गए और वर्टिकल कॉलम में अकबरनामा में लिखा गया कि अकबर गेंडे का शिकार करने गए और एक भाले से गेंडे का शिकार किया। तो उसके बगल में वर्टिकल एक पेंटिंग है जिसमें अकबर शिकार कर रहे हैं भाले से। अब ये सवाल इसका नहीं है कि भाले से गेंडे का शिकार होता है या नहीं हो सकता है, क्या ये संभव है या नहीं है। लेकिन चूंकि अकबर के पास पैसा है, उसके पास सत्ता है, उसके पास ताकत है, वो चित्रकार से, इतिहासकार से कह रहा है कि आप मेरा इतिहास इस तरह से लिखिए, और चित्रकार से कह रहा है कि आप उस इतिहास को इस तरह से चित्रित कीजिए। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि चित्रण और चित्र में फर्क क्या है। मोटे तौर पे चित्र वो है जो एक चित्रकार खुद तय करता है कि हमें क्या बनाना है। चित्रण वो है जो एक कथा के ऊपर आश्रित वो चित्र बनाता है इस उद्देश्य से कि ये कथा उन तक पहुंचे जो लोग अशिक्षित हैं। ये परंपरा आज भी जारी है। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। जैसे कि ये इसके बारे में जानते हैं कि कोणार्क